मॉर्निंग ऑल। आज मैं आप लोगों को क्या पढ़ाने वाला हूँ, यूज ऑफ ए एन और द। यूज ऑफ ए एन और द। जब तक आपको इस चीज़ की नॉलेज नहीं होगी तब तक आप बेहतर तरीक़ा से इंग्लिश नहीं समझ पाओगे, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट बनता है जो आपको बताएगा किसके साथ क्या और कहाँ पर क्या लगेगा। ठीक है, जैसे ए का भी प्रयोग होता है, एन का भी यूज होता है और दी का वही यूज होता है कि नहीं। सबका कैटेगरी जगह अलग अलग होता है। डोंट टॉक। जैसे समझ लेना कि एक क्लास में विद्यार्थी जो होता है, बॉयज हो एंड गर्ल, कई प्रकार के विद्यार्थी होता है कि नहीं होता। उसमें क्या होता है कि कुछ बॉयज़ का काम अलग होता है, कुछ गर्ल्स का काम अलग होता है। कहने का मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि कौन वर्क कर रहा है। वर्क का मतलब ये होता है, यहाँ पर मान लो कि कोई ज़्यादा पढ़ने में तेज होता है, कोई कम होता है। सबका माइंड तो लगभग सेम ही होता है, बट जो जितना यूज करता है उसको उतना बेनिफिट प्राप्त होता है कि नहीं। तो मैं बता रहा था, इसके लिए सबसे पहले नॉलेज किसका होना चाहिए, ए टू जेड का। सबसे पहले ए टू जेड का नॉलेज होना चाहिए, ए टू जेड। अब ध्यान देना कि ए टू जेड में टोटल लेटर की संख्या कितना होता है, 26 लेटर होता है, जिसमें से कुछ पॉइंटेज बनती है, क्योंकि 26 में से लेटर ये चेंज हो जाता है। जब भी एक साथ निकलोगे ना कहीं जाने के लिए तो ठीक है, लेकिन लास्ट तक सभी लोग आपके साथ नहीं रहेंगे, वहाँ से लोग बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये पॉइंट ये होता है कि 26 लेटर होता है। इस 26 लेटर में संख्या जो है डिवाइड हो जाती है, डिवाइड होती है। पहले 3 रूप में डिवाइड होता था, वोवेल, कंसोनेंट और सेमी वोवेल। बट अब जो है आधुनिक यानी मॉडर्न इंग्लिश ने क्या किया, इसको 2 भागों में बांट दिया। 2 भागों में बांटने का मतलब ये किया कि जो सेमी वोवेल था उसको कट करके कॉन्सोनेंट में ऐड कर दिया। ठीक है, पहले कॉन्सोनेंट 19 होता था, सेमी वोवेल 2 होता था और वोवेल 5 होता था। बट अब क्या हो गया, कॉन्सोनेंट की संख्या 21 हो गया। ठीक है, तो वोवेल की संख्या जब तो सेम ही है, ये हमारा हो जाएगा वोवेल, ये हो जाएगा कॉन्सोनेंट, ये हो जाएगा। वोवेल की संख्या कितना है, 5 और कॉन्सोनेंट की संख्या 21 है। सभी लोग समझेंगे ध्यान से। इतना तक में किसी को कोई डाउट है क्या? सबसे पहले ए टू जेड में 20 लेटर ऑफ संख्या 26, इसमें से 2 भाग में डिवाइड हो गया 26, इसमें से ये हो गया वोवेल, ये हो गया कॉन्सोनेंट। वोवेल की संख्या 5 और कॉन्सोनेंट की संख्या 21। अब पॉइंट बनता है कि वोवेल कितना कौन कौन होता है और कॉन्सोनेंट कौन कौन होता है। तो वोवेल ए ई आई ओ यू, समझना। ए टू जेड में ए ई आई ओ यू ये हमारा क्या होता है, वोवेल होता है 5। इसके अलावा जो संख्या बचती है बी सी डी एफ जी एच जे के एल कमिंग जो भी संख्या बनता है हमारा वो सब क्या होता है, कंसोनेंट होता है। ठीक है, बैठ जाओ उधर। तो यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? नहीं सर, टाइम मैनेजमेंट नहीं है। देख लो। हाँ तो सर बोल, इसके मतलब कौन क्या 26 लेटर है, 21 को भवन, 5 भवन, 21 को कंसोनेंट, मतलब कि इसको कैसे बताया। सब जैसे कि समझ लेना, सभी लोग लेट से आते हो तो दिक्कत है ना। तो मैं फिर से क्लास देने का कोशिश इसलिए किया कि जिसको ये प्रॉब्लम है, क्योंकि इसके बिना आप इंग्लिश को शुद्ध नहीं जान सकते हो, नहीं पढ़ सकते हो, नहीं नॉलेज आपके पास होगा, क्योंकि पता ही नहीं रहेगा किसके साथ क्या लगाना। आप गाड़ी रहेगा डीजल का डाल दोगे पेट्रोल तो खराब तो होगा ही, स्वाभाविक है खराब होगा। तो वही होता है, जब तक आपको सही नॉलेज नहीं रहेगा आप सही से ढंग से नहीं समझ सकते हो। इसलिए मैं क्लास दिया। कहता है ए टू जेड जो टोटल 26 लेटर होता है वो 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, पहला वोवेल, दूसरा कॉन्सोनेंट। जिसमें वोवेल की संख्या कितना होता है, 5 और कॉन्सोनेंट का मतलब 21। अब देखो, अब ये कहोगे सर वोवेल का हिंदी क्या होता है,
तो वॉवेल का मतलब स्वर होता है, स्वर वर्ण हिंदी वर्णमाला पढ़ोगे तो। और इसमें कॉन्सोनेंट का मतलब व्यंजन, व्यंजन होता है, राइट। अब ध्यान देना कि वॉवेल कौन सब होता है। तो वॉवेल होता है ए ई आई ओ यू। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे ए ई आई ओ और यू। अब ध्यान देना, सबसे बड़ी पॉइंट यहाँ पर बनता है कि ये हमारा वॉवेल होता है ए ई आई ओ यू, डोंट टच ये। और ये हमारा क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है। कॉन्सोनेंट की संख्या 21 है, जिसमें से अब यह ध्यान देना कि 26 में से इतना लेटर हटा लोगे ना, जो बचेगा वो सब के सब क्या होगा, व्यंजन, आई मीन कॉन्सोनेंट होगा, ठीक है। तो कॉन्सोनेंट के लिए क्या सब हो जाएगा, बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई। भी है, एक्स है, डब्ल्यू है, ठीक है। कितना 26 है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 16 17 18 19 20 21। देख लेना, यही होता है। इतना याद रखना है कि 26 में से 5 को हम लोग हटा लिए तो 21 बचा, और ये 5 के अलावा जो कुछ भी आ रहा है वो हमारा क्या होगा, कॉन्सोनेंट होगा, ठीक है। किसी को डाउट यहाँ पे नहीं है ना। अब ध्यान देना कि ये किसके लिए होता है और ये किसके लिए होता है। शॉर्ट फॉर्म में अगर जानो तो इसके साथ एन का प्रयोग होता है, इसके साथ किसका प्रयोग होता है, एन का प्रयोग होता है, इसके साथ एन का प्रयोग होता है, और इसके साथ ए का प्रयोग होता है। लेकिन 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 सभी जगह ये चीज फॉलो नहीं करता है, ये नियम सभी जगह फॉलो नहीं करता है। वैसे से कहेगा कि ऑरेंज, तो ऑरेंज किससे शुरू होता है, ओ से, तो एन लगेगा। अम्ब्रेला, यू से, तो एन लगेगा। एलिफेंट, एन लगेगा। एप्पल, इंक पोट, ये सब तो कुछ नियम ऐसा होता है, कुछ वर्ड ऐसा होता है जिसमें एन तो आसानी से लग जाता है, ठीक है। लेकिन सभी जगह यह चीज फैक्ट रूप से नहीं रह पाता है। क्यों नहीं रहता है, लेकिन देख लो, जैसे यू हुआ, यू से ही यूनिट लिखाता है, क्या लिखाता है, यूनिट। यू से यूनिट होता है, तो ये देखना यूनिट, इसमें क्या लगेगा, देखो जैसा कि मैं अभी बताया कि इस तरह के क्वेश्चंस में एन लगेगा, लेकिन ये भी बताया कि सभी जगह ये नियम लागू नहीं होता है। ये नियम जो है हर जगह के लिए समान नहीं होता है। यहाँ पर भी तो मैं यूनिट लिया ना, लेकिन इसमें एन नहीं ए लगेगा। आप कहोगे सर ये कैसे, तो ये होता क्या है, अभी अभी मैं थोड़ा बताऊंगा क्लास में कि यू जो है ये तो वॉवेल है, बट जब इसका हिंदी उच्चारण हम लोग करेंगे ना तो यूनिट ऐसा होता है, यूनिट होता है ना। और हिंदी उच्चारण में ये कॉन्सोनेंट हो जाता है, हिंदी उच्चारण में यह क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है, और इसी की वजह से यहाँ पर एन न लग करके ए लगेगा। किसी को कोई डाउट, बट अगर थोड़ा सा भी डाउट हो तो मैं इससे जस्ट आगे पूरा इसका थ्योरी बताऊंगा, वहां पर बिल्कुल डाउट नहीं होगा, राइट ना। चलो उसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ पे, इसमें किसी को दिक्कत है थोड़ा सा भी, गुड। अब आते हैं पॉइंट पे, यहाँ पे जो यूज ऑफ ए में, यूज ऑफ ए में, ठीक है। ऐसा करेंगे सभी लोग, इसके लिए जगह को छोड़ देना है, क्योंकि ऑनलाइन भी क्लास चल रही है और रुकेंगे तो लेट होगी, स्वाभाविक है। ऐसा करना सभी लोग कि इतना की जगह छोड़ लेना और यूज ऑफ ए लेकर के लिखना, तो ऑल गाइस तो अच्छी बात है। यहाँ से लिखना यूज ऑफ ए दे करके।
हो गया। यूज ऑफ ए का मतलब ए का प्रयोग लिखना, ए का प्रयोग, ए का प्रयोग तुम्हारे पास तो होगा ही, रहने दो। यूज ऑफ द में लिख लेना, जो छूटा हुआ होगा सो। हाँ, शुरू में लिखो ए का प्रयोग उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए का प्रयोग उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है नाउन के पहले किया जाता है। अब देखना, सिंगुलर काउंटेबल नाउन का मतलब होता है एक वचन गणनीय संज्ञा, ठीक है। तो ए का प्रयोग उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है जो कॉन्सोनेंट से शुरू हो। जो किससे शुरू हो? कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट से शुरू हो, ठीक है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताना। संज्ञा है, कहता है ये का प्रयोग उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है जो कॉन्सोनेंट से शुरू हो। कॉन्सोनेंट आई मीन व्यंजन से शुरू हो, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ले लेना, जैसे आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। अब ध्यान देना, पहले हिंदी फॉर्म ही दे देता हूँ, देख लेना। मेरे पास एक कार है, सभी लोग ध्यान देना, पहले देख लेना यहाँ पे, मेरे पास एक कार है। अब ध्यान देना सभी लोग, मेरे के लिए क्या हुआ? आई हुआ। आई के साथ यूज ऑफ हैज या हैव में से क्या आता है? हैव आता है। अब ध्यान देना, कार है, ये लगाने से पहले ध्यान किस पे देना है? कार पे। अब ये बताना, कार के पहले ए आएगा कि एन आएगा? नियम आपके सामने है। एन का प्रयोग जो ए यू आई ओ यू रहेगा उसके साथ, और सी कॉन्सोनेंट है कि वॉवेल है? कॉन्सोनेंट है, सी दिखाई दे रही है ना, ये क्या है? कॉन्सोनेंट है सी, और सी से पहले क्या आएगा? ए आएगा। आई हैव अ कार। इस तरह से किसी को दिक्कत होगा? अगर आपके पास कॉन्सोनेंट का कोई भी वर्ड जिससे पहले वॉवेल या कॉन्सोनेंट लगाना चाहते हो, उसके वर्ड के पहला लेटर देखना है कि वो वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है। कहीं कहीं वॉवेल में दिक्कत हो जाती है कि वॉवेल होते हुए भी उसे कॉन्सोनेंट लगता है, लेकिन कॉन्सोनेंट वाला में हर जगह जहाँ भी कॉन्सोनेंट रहेगा उसके पहले क्या लगेगा? ए लगेगा। नहीं समझ रहे हो? जो भी कॉन्सोनेंट रहेगा उसके पहले क्या लगाना है? ए लगाना है। इतना बात माइंड में सेटअप कर लेना है कि बी से लेकर जेड तक, ए ई आई ओ यू को छोड़कर जो भी संख्या हमारे पास रहेगा सब में क्या लगाना है? ए लगाना है। किसी को डाउट? चलो नेक्स्ट टाइम पार्ट इसका आता है यूज ऑफ एन। लिखना तो यूज ऑफ एन, तेजी में नाउन के पहले किया जाता है जो वॉवेल से शुरू हो। बिल्कुल राइट। लिखना तो एन का प्रयोग, एन का प्रयोग उस, यही बात फिर से लिखना है, उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यहाँ से यहाँ तक फिर से लिख लेना है। एन का प्रयोग उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन एन का प्रयोग उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है जो वॉवेल से शुरू हो। किससे शुरू हो रहा है? ये वॉवेल से शुरू हो रहा है, ध्यान देना। वो बोला वॉवेल, वॉवेल यानी स्वर से शुरू हो।
जो सोने के कारण अपना टाइम को बर्बाद कर दिया वो समझो यहीं तक रुक जाएगा। जो किससे शुरू होता है? वॉवेल से शुरू होता है। अब ध्यान देना है, एग्जाम्पल जैसे कहेगा कहता है आपके पास एक छाता है। ध्यान दो, आपके पास क्या है? छाता। एक छाता है। तो आपके लिए क्या होगा? यू। उसके बाद हैव या हैज? हैव। यू हैव। और छाता का क्या होता है? अम्ब्रेला। अम्ब्रेला। अब ध्यान लगा देना कि इसमें अम्ब्रेला से पहले ए आएगा कि एन आएगा? ये आएगा। एन आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ध्यान देना एन जो है हमारा वो क्या है? यू है। यू के साथ क्या लगाना है? एन लगाना है। अगर इसको हिंदी में चलते हैं तो अम्ब्रेला। अम्ब्रेला कैसे लिखेगा? अम्ब्रेला आएगा ना। और हिंदी वर्णमाला में भी क्या आता है? इसमें व्यंजन स्वर आता है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? एन आएगा। यू हैव एन अम्ब्रेला। आपके पास एक छाता है। किसी को कोई डाउट है सर पूरा थोड़ी में पूछ सकते हो। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। यूज ऑफ ए के लिए होता है कि ए का प्रयोग उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है जो कॉन्सोनेंट से शुरू होता है। ठीक है, हमारा सेंटेंसेस वैसा होगा जो कॉन्सोनेंट रहेगा लास्ट के डिजिट। जो हमारा वर्ड से पहले अगर वॉवेल कॉन्सोनेंट लगाना है उससे पहले क्या देखना है कि वो कॉन्सोनेंट है या वॉवेल है। अगर जनरली अगर कॉन्सोनेंट है तो ए लगेगा। और सेम कंडीशन एन में होता है कि एन के प्रयोग में वो लेटर जो है वो किससे शुरू होता है? वॉवेल से शुरू होता है। और वॉवेल से शुरू होने वाली लेटर में क्या लगता है? एन लगता है। जैसा कि मैं अभी लिखा आपके पास एक छाता है। आप ध्यान देना यू हैव, छाता क्या होता है? अम्ब्रेला। और यहाँ ध्यान देना कि मैं बताया था कि अगर ए ई आई ओ यू संख्या ऐसा रहेगा तो उसमें क्या लगाना है? ए एन लगाना है। तो क्या है? यू हैव एन अम्ब्रेला। किसी को कोई डाउट हो तो बताना, बट डाउट की संभावना ही नहीं होती है ना। हो गया। ऑनलाइन या ऑफलाइन वाले, अगर ऑनलाइन वाले की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट में बताएं, और ऑफलाइन तो फेस टू फेस बता सकते हैं। ठीक है, अगर सभी को हो गया होगा तो मैं इसको मिटा दूं। नहीं हुआ है। और हाँ, ऑनलाइन वाले इसको स्क्रीनशॉट कर लेंगे क्योंकि क्लास ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसलिए मैं क्या करूँगा, इसको क्लीन कर दे रहा हूँ। आप लोग स्क्रीनशॉट करके रोक करके वीडियो को और तब बना सकते हो। राइट, कोई कंप्लीट किया है इसको क्लास में? काफी कंप्लीट। ठीक है, मिटा दे रहा हूँ। जो भी फिर से बता दूँगा। क्लास अगर आप टाइम पे आओगे तो टाइम पे पढ़ाई होगी। और सबसे बड़ी बात याद रखना, मैं बताया था या नहीं बट सुनना, कोई भी टॉपर होते हैं ना उसके लिए कोई अलग से टाइमिंग नहीं होता है। जो भी व्यक्ति है सबके लिए 24 घंटा ही होता है, पता है कि नहीं है? अभी मैं बताऊंगा कैसे अपना टॉपर टाइम निकालते हैं, और उसके लिए टाइम जो है वो ज़्यादा होता है। ध्यान देना सभी लोग।
अच्छा ये बताना, कोई भी टॉपर जो 12th क्लास में अभी पढ़ रही है, जो टॉप करने वाला होगा, क्या उसके लिए अलग से टाइम आता है? डे का उसके लिए भी 12 घंटा होता है और नाइट का भी उसके लिए 12 घंटा। अगर टोटल टाइमिंग का बात किया जाए तो 24 घंटा तुम्हारे लिए भी और उसके लिए भी होता है, सबके लिए 24 आवर होता है ना। बट याद रखना, आप लोग सोने में बर्बाद करते हो, वो लोग पढ़ने में यूज करता है। जो सोने में बर्बाद किया उसको उसी ढंग से नंबर होता है। जो टॉपर होता है, हमारे क्लास का भी लड़का लोग टॉप करेगा, तो ऐसा नहीं है कि सबके सब सोया हुआ रहता है, कुछ स्टूडेंट है जो सोया हुआ रहता है। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, अगर मान लो कि कोई व्यक्ति आपके 6 सुबह से लेकर मॉर्निंग 6 बजे से लेकर इवनिंग 6 बजे तक 12 घंटा का टाइम रहेगा, लेकिन आप 6 बजे सोकर उठते हो तो अपना ज़िंदगी का पहले नंबर 12 घंटा ही यूज करोगे, 12 घंटा ही यूज करोगे ना ज़िंदगी का। बट आप ही के साथ ही कोई विद्यार्थी है, कोई भी स्टूडेंट, एनी स्टूडेंट, बॉयज एंड गर्ल कोई भी हो, अगर वो 4 बजे प्रत्येक दिन उठ जाता है, सुबह में कितने बजे? 4 बजे। अब ध्यान देना कि आपको 6 से 6 तक चलना है, कितना घंटा होगा? 12 आवर, आई मीन 12 आवर होगा 6 से 6 तक। लेकिन आप ही का कोई फ्रेंड है, वो 4 से 6 चलता है। मॉर्निंग 6 मत लेना, इवनिंग, चलो मैं लिख ही दे रहा हूँ, मॉर्निंग और ये इवनिंग। ध्यान दो, आप अपने जिंदगी की 12 घंटा यूज कर रहे हो, लेकिन आपका फ्रेंड कितना घंटा यूज कर रहा है? 14 आवर्स। कितना आवर्स? 14 आवर्स। सुबह 4 बजे, मॉर्निंग में 4 बजे अगर वो उठता है तो इवनिंग के 6 बजे तक उसकी टाइमिंग होता है, पूरा डे बन जाता है। बनता है कि नहीं डे? आप बताना, आप 6 बजे उठते हो, 6 बजे आपके लिए शाम में 12 घंटा है। आप ही का फ्रेंड 4 से लेकर 6 बजे तक वो काम करता है पूरा डे, पढ़ाई कर रहा है, स्टूडेंट है तो पढ़ाई करेगा, पढ़ाई पर जाना, अलग काम पर नहीं जाना है, ठीक है। तो ये पढ़ाई कर रहा है तो ऑलरेडी आपसे कहीं ना कहीं 2 घंटा रोज दिन वो मेहनत कर रहा है ना। तो टॉपर ऑलरेडी है कि वो करेगा। टाइम किसी के लिए अलग से आता ही नहीं है। आप सोने में बर्बाद करते हो, कोई मेहनत करने में यूज करता है। स्वाभाविक है, जो जितना ज़्यादा टाइम जिस क्षेत्र में देता है उसको उन्नति उस क्षेत्र में मिलता है कि नहीं मिलता है। इसीलिए ध्यान देना कि किसी टॉपर के लिए टाइम अलग से 18 घंटा का दिन नहीं होता है, सबके लिए एक ही होता है, ठीक है। अब आते हैं पॉइंट पर, यूज ऑफ ए और एन हो गया है ना। अब क्या बच रहा है? द बच रहा है। ध्यान देना, द के लिए यूज ऑफ क्या आएगा? द। इसमें मैं पॉइंट बाय पॉइंट लिखाऊंगा, एक ही नहीं, क्योंकि मैं कभी भी शॉर्ट में पढ़ाता नहीं हूँ। जो भी है आपको थ्योरी दूंगा। ऑफलाइन वाले के लिए एक और सबसे बड़ी अच्छी बात है कि आप लोग को फेस टू फेस पढ़ने का मौका मिलता है। दूसरी बात तो ये बनता है यहाँ पर कि अगर आपको कोई टॉपिक में दिक्कत लगे तो घर पे जाके सर्च मारते इसे फिर पुनः देख सकते हो, क्योंकि पुनः तो बता दूंगा ही मैं, लेकिन इस ढंग से बताने के लिए टाइम नहीं रहता। तो क्या करोगे आप लोग? इसको देख लोगे फिर से और बनाओगे। लिखना तो यूज ऑफ द, यूज ऑफ द। हो गया। नंबर वाइज लिखना, राइट। नंबर 1 करके लिखना, फिर ये हो जाएगा तो नंबर 2 करके लिखना, इस तरह से लिखना है। केजी में लिखना है ना, जितना केजी में। पेन किसी के पास? जी सर मेरे पास यूज ऑफ दे में लिखना फर्स्ट में, वह वस्तु जो दुनिया में अपने को रहती है। वह वस्तु जो दुनिया में ऑनलाइन वाले तेजी से हाथ चलाएंगे। वह वस्तु जो दुनिया में अपनी ही तरह अकेली हो, वह वस्तु जो दुनिया में अपनी ही तरह अकेली हो, इसके नाम पहले तक हाँ, उसके नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। वह वस्तु जो दुनिया में अपनी ही तरह अकेली हो, उसके नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। उसके नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है।
अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये बनता है कि कौन सा वस्तु जो दुनिया में अकेली हो। ऐसा बहुत सारा वस्तु है कि नहीं, जो दुनिया में अकेले ही हो। एक्स फॉर एग्जाम्पल के तौर पर चलते हैं हम लोग आकाश। आकाश के एक और जुड़वा भाई देखा है? नहीं है, एक ही न है। वो इंडिया में हो या अदर कंट्री में हो, बिहार में हो या अदर स्टेट में हो, कहीं भी हो, उसमें क्या होता है, एक ही आकाश सबके लिए एक ही है। बट ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण कहीं डे होता है तो कहीं नाइट होता है, ये अलग चीज है। बट हमारा आकाश जो है पूरा पृथ्वी वर्ल्ड के लिए एक ही है, राइट ना। तो आप ध्यान देना, जैसा कि मैं बताया कि वह वस्तु जो दुनिया में अपनी ही तरह अकेली हो, उसके नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है, जैसे आकाश हो गया, पृथ्वी हो गया, सूर्य हो गया, ये सब क्या है, अकेला ही है, सब जगह के लिए अकेला होता है, राइट ना। तो एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे द स्काई इज ब्लू, द स्काई इज ब्लू, आकाश नीला है। एग्जाम्पल लिखो, द स्काई इज ब्लू। नेक्स्ट पॉइंट भी है, दूसरा होता है, दूसरा पॉइंट लिखना है। हाँ, एग्जाम्पल में द अर्थ इज राउंड होगा, जैसे पृथ्वी गोल है, एक से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि द स्काई इज ब्लू, आकाश नीला है इसलिए आकाश अकेला है, इसलिए द लगा। पृथ्वी में भी द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी क्या है, गोल है, और पृथ्वी के लिए अकेला है इसलिए उसमें भी द लगेगा। इस तरह से कोई भी चीज अगर आपको लगे कि वो अकेला ही है, उसके साथ हम लोग द का प्रयोग लगाएंगे, ठीक है। अकेला में द शब्द लगेगा। और नेक्स्ट लिखना, दूसरी नंबर में एडजेक्टिव का प्रयोग, ADJECTIVE, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का प्रयोग जब नाम की तरह हो तो एडजेक्टिव का प्रयोग जब नाउन की तरह हो तो जब नाउन की तरह हो तो उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। एडजेक्टिव का प्रयोग जब नाम की तरह हो तो उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। इसका एग्जाम्पल चाहोगे? द पुअर आर ऑनेस्ट। द पुअर आर ऑनेस्ट। इसका मतलब कि गरीबों में जो है ना, ईमानदारी तो होती है। गरीब क्या होते हैं? ईमानदार होते हैं। ध्यान देना, यहाँ पर द क्यों लगा? द पुअर आर ARE आर ऑनेस्ट, ठीक है। कहता है यहाँ पर पुअर के पहले द इसीलिए लगा क्योंकि यहाँ पर समूह का बोध हो रहा है। कोई एक व्यक्ति का यहाँ पर बोध नहीं, समूह का बोध है। गरीबों या गरीब ईमानदार होते हैं। गरीब में क्या, जितना भी जनरल कैटेगरी के लोग आते हैं, यहाँ पे कास्ट पे नहीं जाना है, मिडिल पर जाना है, ठीक है। वो लोग आते हैं, वो सभी के लिए क्या होता है, एक समूह होता है, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, द। वैसे भी एडजेक्टिव, मेरा क्लास देखोगे पार्ट ऑफ स्पीच का ना, उसमें मैं बेहतर ढंग से बता दिया है कि एडजेक्टिव क्या होता है, क्योंकि इसका क्लास दे रखा हूँ। अगर दिक्कत ज़्यादा हो तो एडजेक्टिव जो पार्ट ऑफ स्पीच वाला क्लास है उसको देख लोगे तो कंप्लीट वहाँ से हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। अगला पॉइंट क्या बनेगा? तीसरा नंबर लिखना, क्रम सूचक संख्या। बिल्कुल अपना भाषा में, हिंदी मिक्स है इंग्लिश के साथ, तो दिक्कत कहीं से नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। क्रम सूचक संख्या
जब अक्षरों में लिखी जाए क्रम सूचक संख्या जब अक्षरों में लिखी जाए तो उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। क्रम सूचक संख्या जब अक्षरों में लिखी जाए तो उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। हो गया। अब ध्यान देना कि क्रम सूचक संख्या क्या होता है। ऑल गाइस ध्यान देंगे। क्रम सूचक संख्या का मतलब कोई भी संख्या कंटिन्यू होना चाहिए। जैसे 1 के बाद 2 आता है, 1 के बाद 3 नहीं लिखना है। तो 1 2 3 4 5 ऐसा नहीं कि 1 5 6 7 9 10, मतलब ऐसा नहीं कि संख्या को छोड़ के कंटिन्यू जो संख्या चलेगी वही संख्या क्रम सूचक कहलाती है। जैसे अगर वीक पे चलते हैं या सप्ताह के पर डे पर चलते हैं तो सोम के बाद मंगल आता है, आई मीन मंडे के बाद ही ट्यूसडे आता है कि मंडे के बाद वेडनेसडे आता है, ट्यूसडे आता है। तो संख्या अगर लगातार वाली रहेगी ना आपका तो उसमें क्या करना है, सभी में हम लोग द का यूज करते हैं। जैसे मंथ पे चलते हैं तो जनवरी के बाद फरवरी आता है। इस तरह की कोई भी संख्या आपके पास दिया हुआ रहे तो उसके पहले क्या लगाएंगे, द का प्रयोग। जैसे जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ ईयर। जनवरी जो है साल का क्या महीना है, पहला महीना है। अगर आपको लिखना है दिसंबर का तो दिसंबर इज द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर। दिसंबर साल का अंतिम महीना, यही ना होता है। एग्जाम्पल लिखना, जनवरी इज द फर्स्ट मंथ, जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ ईयर। तीसरा नंबर का एग्जाम्पल है कि जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ ईयर। या लिखो ट्यूसडे, तो ट्यूसडे इज द सेकेंड डे ऑफ वीक। ट्यूसडे जो है सप्ताह का दूसरा दिन होता है। हो जाएगा सर, तो हो गया। ऐसा कोई भी रहेगा, जैसे मान लो कि आपको मार्च लिखना है तो मार्च इज द थर्ड मंथ ऑफ ईयर। मार्च साल का क्या महीना होता है, तीसरा। मंथ से कहाँ से शुरू होता है, महीना, साल का महीना कहाँ से शुरू होता है, जनवरी से होता है ना। तो जनवरी से ऐड करते रहना। जनवरी के बाद जो महीना के बारे में दिया हुआ रहेगा जोड़ लेना है कि कितना। काउंटिंग करने तो आता ही होगा सबको, काउंटिंग कर लेना है। काउंटिंग आता है ना करने, काउंटिंग करने आता ही होगा, मुझे पता है। लेकिन याद अभी नहीं। काउंटिंग करने का मतलब होता है कि काउंटिंग गिन लेना उसको कि कितना नंबर पर ये आ रहा है, और जितना नंबर पर आ रहा है इतना यहाँ पर लिख देना। अगर मान लो कि कोई मंथ जो है वो 8वें महीने पर आ रहा है, जैसे अगस्त आता है तो क्या लिखेंगे, अगस्त इज 8th मंथ ऑफ ईयर। जो संख्या आई मीन जो भी हमारा मंथ है जिस संख्या पे आ रहा है उसको वहाँ पर लिख देना है, राइट। और है जी सर, सुपरलेटिव। अच्छा, जो पढ़ा हुआ है उसको दिक्कत नहीं होगा। आगे 4 नंबर में लिखना है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग किया जाता है। सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग किया जाता है। सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग किया जाता है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये बनता है, ध्यान देना सभी लोग ऑल स्टूडेंट्स, कि सुपरलेटिव डिग्री जो होता है ना, समझो
ये भी पार्ट ऑफ स्पीच का ही एक भाग होता है। किसका भाग होता है? पार्ट ऑफ स्पीच का। पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ोगे आपको तो पता चलेगा। थोड़ा सा मैं बोल दे रहा हूँ कि डिग्री के 3 प्रकार होता है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो ये हमारा कौन सा पार्ट है? तीसरा पार्ट है सुपरलेटिव डिग्री। पार्ट ऑफ स्पीच आप लोग पढ़ लेना, पता चलेगा। कहता है सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसका मतलब होता है सबसे ऊंचा रहना। क्या ना? सबसे ऊंचा रहना। जैसे रिचेस्ट मतलब एक अमीर होता है, एक उससे अमीर होता है और एक सबसे अमीर होता है। पुअरेस्ट एक नॉर्मल सा गरीब, एक उससे थोड़ा और गरीब, और एक होता है कि सबसे गरीब, उसके पास कुछ है ही नहीं। तो ये किसके लिए आता है? सबसे लिए आता है। जैसे मैं देता हूँ एग्जांपल। जैसे कहोगे राम इज द रिचेस्ट पुअरेस्ट, कुछ भी लगा क्या है कि नहीं? राम इज द पुअरेस्ट बॉय ऑफ माई क्लास। राम इज द पुअरेस्ट बॉय ऑफ माई क्लास। राम मेरे क्लास का सबसे गरीब लड़का है। सबसे प्रयोग है ना, और जहाँ पर सुपरलेटिव का प्रयोग होता है वहाँ पर द का प्रयोग किया जाता है। आज के लिए रहने दो, क्योंकि नेक्स्ट क्लास भी है, नेक्स्ट क्लास को भी क्लास देना है। तो लिखना सभी लोग इसको पहले। सभी लोग तो हो गया क्या? जो भी टॉपिक मैं आज दिया हूँ उस टॉपिक को सभी लोग नेक्स्ट डे जब क्लास आओगे उसको कंप्लीट करके आना है। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप टिक करके वहाँ पर आना कि सर मैं इस टॉपिक को यहाँ पर नहीं समझ पाया था, ठीक है? फिर मैं बताऊँगा वहाँ पर कैसा क्या होता है, राइट ना? हाँ, फिर मिलते हैं। ओके।